Hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to the second part of our chapter. पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स को समझा था और इस पार्ट में हम लोग समझने जा रहे हैं कि एक कंपनी को रजिस्टर कैसे कराते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसको हम लोग इस पार्ट में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो आप ये नोट्स डाउनलोड कर लो। ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे ऐप में जाके। ये है मेरा ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यू गो टू दिस ऐप, go to the free study material section and get this notes first of all। ये नोट्स आपके बुक से ही बनाया गया है, बट इसको मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर किया है और अनवांटेड चीजों को रिमूव करके सिर्फ वांटेड चीजों को रखा है। इससे आपको स्टडी करने में बहुत सारी अनवांटेड इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इस नोट से पढ़िएगा, उसके बाद आप अपना बुक रेफर करना, आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज बुक में बहुत एक्स्ट्रा चीजें दी रहती है जो एक बार में अगर आप करने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप यहां से पढ़ो, इसको मैं समझा रहा हूं, और इसको पढ़ने के बाद वंस यू मूव टू योर बुक इफ यू वांट, तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा अपने बुक से भी। देखो यहां पे सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जब आप कंपनी को रजिस्टर कराते हैं उसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो क्या क्या करना पड़ेगा रजिस्टर कराने के लिए? देखो, शुरुआत में आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक फॉर्म फाइलिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। प्लीज नोट्स प्रिंट आउट करा लेना और जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको थोड़ा आप भी हाईलाइट या अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, एक एप्लीकेशन फिलअप करना है, एक एप्लीकेशन की फाइलिंग करनी है। कहां पे करोगे? यहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में आप जाएंगे, उस ऑफिस में एक एप्लीकेशन फिलअप करेंगे और आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सबमिट करेंगे साथ में। एप्लीकेशन के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सबमिट करेंगे। क्या सबमिट करेंगे? देखो, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों आगे हम लोग देखेंगे क्या है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में सबमिट करके आएंगे। अच्छा, सबमिट करके आएंगे। अभी देखो, आपसे बातचीत कैसे होगी उनकी? लेटर आएगा। लेटर कहां आएगा? तो आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा फॉर कोरेस्पॉन्डेंस। बातचीत करने के लिए एक एड्रेस देना पड़ेगा। आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, या कोई भी एड्रेस जिसमें आपके पास उनके तरफ से लेटर आए, उनका रिप्लाई आपके पास आए। तो एक आप एड्रेस देकर आएंगे, ठीक है, और एक डिक्लेरेशन देंगे कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो किया है, ऐसा लिख करके साइन करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में सब सही लिखा है, ऐसा एक आप सिग्नेचर कर दोगे और एक डिक्लेरेशन दोगे दैट वट एवर यू हैव सबमिटेड इज ट्रू, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा डिक्लेरेशन देंगे। और अगर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स लगा वो आपको मांग लिया जाएगा वहां पे, तो जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप सबमिट कर देना। मेनली यही सब आपको देना पड़ता है, इसके अलावा भी चीजें हैं, बट दीज आर द मेन थिंग्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ ये 5 चीजें, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अपना एड्रेस एक देकर आओगे जहां पे उनका रिप्लाई आए, एक डिक्लेरेशन देंगे कि आपने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, वट एवर यू हैव सबमिटेड, और अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह कुछ उन्होंने मांगा तो वो सब आप सबमिट करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वहां पे स्टार्ट होगी स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब है अब आपके पेपर्स की वेरिफिकेशन शुरू होंगे। अब आप जो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आए हैं उनकी चेकिंग होगी। चेकिंग होने पे अगर आप पास हो गए, मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे। अच्छा, एक और चीज, आपको फीस वगैरह भी सबमिट करना पड़ेगा। फाइलिंग की एक फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगते हैं, तो वो आप सबमिट करके आएंगे। अब आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो गए तो आपको 2 चीजें दी जाएंगी। सबसे पहला, जो जो अंडरलाइन कर रहे हैं प्लीज आप भी कीजिएगा। देखो, सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा और आपके कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी मिल जाएगी। जैसे इंसानों का होता है आधार नंबर, हम सबका आधार कार्ड, आधार नंबर होता है। तो वी आर आइडेंटिफाइड विथ आवर नंबर, सबके आधार नंबर अलग अलग होते हैं। वैसे ही कंपनी का होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर बोलते हैं इसको, CIN, सिन नंबर होता है, और हर कंपनी का अलग अलग नंबर होगा, ठीक है। तो आपको 2 चीजें दी जाएंगी। इफ योर वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें डेट लिखा रहेगा कि इस दिन से आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। और दूसरा, आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा, आपकी कंपनी को एक नंबर अलॉट किया जाएगा, वो आपके कंपनी का यूनिक नंबर होगा। हर कंपनी का अपना अपना एक नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं, अभी आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। अभी आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको फॉर्म 20 INC 20A ये सबमिट करना पड़ेगा।
सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट मिलने के 180 डेज के अंदर अंदर, सर्टिफिकेट मिलने के 180 मतलब सर्टिफिकेट जिस दिन मिला वहां से 6 महीने आपको मिलेंगे, 6 महीने 180 डेज के अंदर अंदर आपको एक और फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, आईएनसी, आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन 20A। इसमें आप कुछ कंप्लायंस रिलेटेड चीजें करेंगे, मतलब आपको कुछ रूल फॉलो करने की कुछ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। अब क्या क्या है इसमें देखो, इसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने पैसे पे कर दिए। देखो कंपनी का मेंबर बनने के लिए आपको शेयर्स खरीदना पड़ता है, तो शेयर्स जो है उसकी पैसे पे हो गई है, इसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, मनी हैज बीन पेड फॉर द शेयर्स, इसका एक डिक्लेरेशन देंगे। दूसरा, आप अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन कराओगे। अब जो बातचीत होगी वो रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू होगी, तो यू नीड टू स्टार्ट और ओपन रजिस्टर्ड ऑफिस, चाहे आप रेंट पे ले लो चाहे आप खरीद लो, बट एक ऑफिस होना चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू, रेंट एग्रीमेंट के थ्रू, या जो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको उस प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ये स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो आपको दो सर्टिफिकेट हो गए, एक रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया, मतलब नाउ यू कैन कमेंस, नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है, और ये जो है पैन टैन ये सब टैक्स डॉक्यूमेंट होता है, तो ये सब भी आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू हैव। अच्छा, कौन से कंपनीज को ये आईएनसी 20A नहीं भरना है? विच कंपनी डू नॉट हैव टू फाइल दिस आईएनसी 20A? कौन से कंपनी? देखो दो टाइप के कंपनी, एक जो कि 2 नवंबर 2018 से पहले ही फॉर्म हो गई थी, क्योंकि ये रूल आया था 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर से पहले जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ गए उनको ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी जिनकी शेयर कैपिटल नहीं होती उनको भी ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो कंपनीज को एग्जेम्पशन मिला है। तो यही था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड योर कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड एंड नाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अब देखो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में देना रहेगा। अच्छा, एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में नहीं लगता, ये बाद में लगता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट के बारे अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है। अब जो 3 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के बारे में मैं एक चीज बता दूं, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। बाय द वे, जो भी आपके सिलेबस में है हम लोग वो करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको मीनिंग, कंटेंट और इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, मीनिंग में क्या बोलोगे? इट इज अ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगता है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब ये ओपन टू पब्लिक है, आप किसी को भी ये दिखा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं लिखी रहती, कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं लिखा रहता, तो इट इज ओपन फॉर पब्लिक, इसको कोई भी देख सकता है। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगता है। इसमें टोटल 6 बातें लिखी रहती है, कितनी? टोटल 6 बातें लिखी रहती है। सारे कंपनीज को, अगर मैं कंपनी स्टार्ट करूं तो मुझे भी वो 6 बातें लिखनी पड़ेगी, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको भी 6 बातें लिखनी पड़ेगी। अंबानी ने भी जो रिलायंस स्टार्ट किया, तो रिलायंस के भी मेमोरेंडम में 6 बातें लिखी हुई है। 6 क्लॉजेस बोलते हैं हम लोग इसको, 6 पार्ट्स। ठीक है, क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहला होता है नेम क्लॉज, मतलब पहले पार्ट में 6 पार्ट होते हैं इसके, पहले पार्ट में आप इसमें अपने कंपनी का नाम बताओगे, आप अपने कंपनी का नाम बताएंगे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो आपके नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड। जैसे प्राइवेट कंपनी में एक हो गया समय रैना का जो कंपनी है, समय रैना की जो प्रोडक्शन कंपनी है, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें समय रैना और उसके फ्रेंड्स इसमें मेंबर्स है। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी अपने नाम के आगे लिखती है प्राइवेट लिमिटेड। अब जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ पब्लिक कंपनी, ये लोग अपने नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखते हैं, तो आपको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ये बताना जरूरी है कि आप प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अच्छा, आपका नाम जो है वो शुड नॉट बी सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी और का नाम आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अगर कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं उसका नाम रिलायंस नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस एग्जिस्ट करता है, तो कभी भी आपको ऐसा आइडेंटिकल नेम नहीं रखना है। दूसरा, ऐसा कुछ नाम ना रखे जिससे कि लोगों को लगे कि आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। ठीक है, अपने नाम के साथ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोड़ लिया साथ में। ये करना गलत है। आप कोई सरकारी कंपनी नहीं है तो आप ऐसा कोई नाम ना रखें जिससे पब्लिक को डिसीव किया जाए, ठीक है। क्लॉज नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें आपको बताना होता है आपकी डोमिसाइल कहां है, मतलब कहां पे सिचुएटेड हो। डोमिसाइल मतलब सिचुएटेड वेयर। तो इसमें आपको सिर्फ अपने स्टेट का नाम बताना होता है, ठीक है। जैसे आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है तो आप कोलकाता नहीं बताएंगे, आप वेस्ट बंगाल बताएंगे। आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो आप मुंबई नहीं महाराष्ट्र बोलेंगे, समझ गए। तो इसमें आपको अपने स्टेट का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। और इंडिया में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की 6 ऑफिसेज है। तो आप कौन से स्टेट में हो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाले ऑफिस में जाएंगे। तो ये था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें बस स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको बताना पड़ता है कि आप क्या काम करने वाले हैं, व्हाट एक्टिविटीज विल यू डू। जैसे कि मैं अगर एक कंपनी स्टार्ट करता हूं, सपोज मेरा कोचिंग बिजनेस है, ठीक है। तो मैं कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखूंगा मेरा कोचिंग बिजनेस है, ठीक है, कोचिंग। और ये हो गया मेरा मेन एक्टिविटी, ठीक है, दिस इज माय मेन एक्टिविटी। बट मैं कोचिंग के साथ साथ बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं बुक को भी एंसिलरी एक्टिविटी बोलूंगा, तो मैं उसको भी जोड़ दूंगा एंड बुक सेलिंग। तो ये कोचिंग हो गया मेन, और ये दूसरा वाला जो हो गया दिस इज इंसिडेंटल या एंसिलरी, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो। एक हो गया आपका मेन, मेन क्या हो गया कोचिंग बिजनेस। दूसरा हो गया इंसिडेंटल या एंसिलरी, मतलब उसके साथ साथ मैं ये कर रहा हूं। एंड एक और होता है अदर ऑब्जेक्टिव, अदर। तो अब क्या होता है, सपोज मेरे पास अलग अलग शहर से लोग आ रहे हैं पढ़ने। तो जो अलग अलग शहर से आ रहे हैं तो फिर उनको आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, मैं उनको क्या करता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि देखो मैं एक हॉस्टल बना दे रहा हूं, आप लोग मेरे हॉस्टल में ही रहो, यहीं पे रहो, यहीं पे पढ़ो, 6 महीने रहो, पढ़ाई करो, कंप्लीट करो और जाओ। तो 6 महीने के मैं उनको हॉस्टल में रहने खाने की व्यवस्था करके दे रहा हूं। तो दिस इज माई अदर ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते हैं अदर ऑब्जेक्टिव। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता एज अ कंपनी। जो मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सब लिखा है तो मैं यही सब कर सकता हूं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में आपको बस कैटेगरी बताना होता है। 3 कैटेगरी होते हैं, आप किस में फॉल कर रहे हो। देखो इंडिया में मेजॉरिटी कंपनीज इस कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। तो आपको बस बताना है कि 3 में से आप कौन से कैटेगरी में हो, ठीक है। तो 3 कैटेगरी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में तो अलाउड नहीं है। तो बेसिकली यू हैव 2 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टेल टू द गवर्नमेंट कि आप कौन सा वाला ऑप्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ये बताता है कि आप कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं, व्हाट इज योर मैक्सिमम फंडिंग लिमिट। जैसे कि आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है, मतलब आपके पास ऑथोराइज्ड है, मतलब परमिशन है 1 करोड़ रुपीस रेज करने की। तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ फंडिंग करवा सकते हैं ओनर्स से। अगर आपको 1 करोड़ से ज्यादा की जरूरत है तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। ओनर्स से आप और ज्यादा पैसा नहीं उठा सकते। लोन आप कितना का भी ले लो, लेकिन आपकी अगर लिमिट है 1 करोड़, यू कैन नॉट रेज फंड्स ऑफ मोर देन 1 करोड़ देन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड लास्टली आता है इसमें 6th क्लॉज एंड दैट इज द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब कौन कौन से लोग हैं जो आपका शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा सब्सक्राइबर्स कौन कौन है एंड द नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स खरीद रहे हैं। सपोज इस पर्सन ने 5 शेयर खरीदा, इसने 6 खरीदा, इसने 10 खरीदा, तो आपको वो बताना पड़ेगा कौन कौन खरीद रहा है और कितने कितने शेयर्स खरीद रहे हैं। तो वो इसमें बताना पड़ेगा। सो दीज आर द 6 क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीबडी कैन एक्सेस दिस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में देना रहेगा। अगला जो आता है वो आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है सेकंड डॉक्यूमेंट, दिस इज ऑल्सो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इसको भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में देते हैं। दिस इज लाइक द पार्टनरशिप डीड। हमने पिछले चैप्टर में पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। ये आपका इंटरनल लॉज बताता है, बाई लॉज। बाई लॉज का मतलब होता है इंटरनल लॉज बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ? नो, दिस इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दिस इज योर इंटरनल डॉक्यूमेंट। ये सिर्फ आपके ऑफिस वाले लोग यूज करेंगे। दिस इज योर इंटरनल डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या क्या आता है, तो बहुत चीज आ सकता है। मैंने आपको यहां पे गिन चुन के कुछ चीजें बताई है, जैसे कि प्रोसीजर फॉर जनरल मीटिंग। जब आप मीटिंग करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है क्या,
हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल द, तो मीटिंग से रिलेटेड बातें इसमें लिखी। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप मीटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर रूल्स। ये सब जो है ये सब एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी चीजें हो सकती है। दीज आर टोटली अप टू यू कि आप इसमें क्या लिखते हैं। दीज आर योर कंपनीज इंटरनल लॉज, ठीक है। तो जैसे मेमोरेंडम में क्या होता है, मेमोरेंडम में 6 बातें होती है और सारी कंपनी वही 6 बातें लिखती है। बट आर्टिकल्स में किसी का 10 बात होगा, किसी का 100 बात होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, दिस इज टोटली अप टू यू, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक टर्म लिखा है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है कि ऑल्दो दिस इज योर इंटरनल डॉक्यूमेंट, बट आप इसमें कुछ इलीगल नहीं लिख सकते। आपको कंट्रोल दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ इलीगल लिख दोगे इसमें। अगर आप कुछ इलीगल करते हो, अगर आपका कुछ इलीगल कंटेंट है इसमें, तो फिर इसे अल्ट्रा वायरस मान लिया जाएगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है इसकी जीरो वैल्यू रहेगी, जीरो वैल्यू, माना ही नहीं जाएगा उसे, ठीक है। तो यू हैव द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू राइट इन दिस, बट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इलीगल, अदरवाइज इट विल बी ऑफ जीरो वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में भी बताते रहना और थोड़ा वीडियो को लाइक करना, इससे पता चलता है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ऑल राइट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा आता है, और ये थर्ड जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज एन एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट, दिस इज एन एड डॉक्यूमेंट। मतलब जब आपको, देखो क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में 2 डॉक्यूमेंट्स डाला। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई, 3-4 साल आपने बिजनेस किया, 5 साल बिजनेस किया, अब आपको और फंड्स की जरूरत है, बिकॉज नाउ यू वांट टू एक्सपैंड। तो और फंड्स कहां से आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर करेंगे। शेयर्स मतलब अपने कंपनी में हिस्सा, ठीक है, हिस्सेदारी को बोलते हैं शेयर्स। तो यू विल ऑफर दिस टू द पब्लिक, एंड बदले में पब्लिक विल गिव यू मनी, बदले में पब्लिक विल गिव यू मनी। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो आप शेयर्स देंगे, बदले में पैसे लेंगे, कंपनी में हिस्सा देंगे, बदले में पैसा लेंगे, ठीक है। तो ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक को बुलाओगे कैसे, तो उस पब्लिक को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, यहां पे लिखा है this contains relevant information for inviting the public to subscribe to its share। सब्सक्राइब मतलब बाय करना। तो पब्लिक को हम लोग बोलेंगे कि आप हमारा जो शेयर्स है, पब्लिक को बोलेंगे आप हमारा शेयर्स खरीद लो, बदले में पैसा दे देना। तो ये पब्लिक को बुलाने के लिए, पब्लिक को प्रेजेंट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट है। क्या क्या लिखा रहता है इसमें, बेसिकली कंपनी की पास्ट हिस्ट्री, कंपनी की प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड कंपनी की फ्यूचर में क्या क्या प्रोग्राम्स है, ये 3 बातें इंपॉर्टेंटली लिखी रहती है, ठीक है। तो इसको एकदम रट्टाबाजी करने का जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराएगी तो कैसे कराएगी, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस, कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, किधर सिचुएटेड हो, ठीक है। कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या दोनों करते हैं, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ये सब कुछ, पहले कब स्टार्ट हुआ, पहले कितना प्रॉफिट हुआ है या पहले कितना लॉस हुआ, ये सब आपको डिटेल्स पब्लिक को बतानी पड़ेगी। तो दिस इज बेसिकली योर इंट्रोडक्शन एंड योर प्रेजेंटेशन फॉर फ्यूचर, ठीक है। पास्ट भी बताएंगे, प्रेजेंट भी बताएंगे एंड फ्यूचर भी बताएंगे, सो दैट पब्लिक डिसाइड करे कि आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, हर कोई अपना अलग अलग बताएगा, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स कि आप क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। मीनिंग एंड कंटेंट ही बोला था, तो बस इतना है। अब देखो, ये तो था छोटे कंपनीज के लिए। जो बड़ी कंपनीज होती है, जिनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो आपको अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी उतना बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अ फुल फ्लेजेड प्रोस्पेक्टस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गिव अ स्टेटमेंट, ठीक है। आपको पूरी किताब छापने की जरूरत नहीं, प्रोस्पेक्टस एक बुक होता है, तो आपको पूरी किताब छापने की जरूरत नहीं उसमें आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी फेमस हो। मे बी लेट्स से अबाउट टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स को कौन नहीं जानता, मारुति, मारुति को कौन नहीं जानता। तो कल को अगर मारुति को और फंड्स लगेंगे, तो मारुति क्या अपना इंट्रोडक्शन देगी क्या पहले, कि हम एक कार बनाने वाली कंपनी है, हम गुजरात में सिचुएटेड है, इतना इतना बताने का क्या जरूरत है, आपको लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इफ पीपल ऑलरेडी नो यू, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर अ फुल फ्लेजेड वो किताब छापने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टेटमेंट छापो ना, और सीधा उसमें इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन वैसे ही रहता है, प्रोस्पेक्टस जैसा ही रहता है, बट उसमें आप अपना पास्ट वास्ट नहीं बताते, आप सीधा फ्यूचर की बात करते हैं कि आपको पैसे क्यों चाहिए। तो वो आप प्रोस्पेक्टस में भी बताते हो फ्यूचर की बात, फ्यूचर की बात आप यहाँ पे भी करेंगे, बट आपको उतना लेंथ पे नहीं बात करना है, बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो, पीपल ऑलरेडी हैव ट्रस्ट ऑन यू। सो आप एक किताब की जगह एक सिंपल स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट
इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस के बदले में, तो आपको फुल फ्लेजेड प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं। लास्ट टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं वो है ग्लोबल कंपनीज। ग्लोबल कंपनीज वो होती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है एक कंट्री में, बट इनका ऑपरेशन चलता है इन डिफरेंट कंट्रीज, ऑपरेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज, एक जगह रजिस्टर होंगे बट काम हर जगह अलग अलग कंट्रीज में करेंगे। ठीक है, आप कोई ऐसी कंपनी बता सकते हैं क्या जो इंडिया में रजिस्टर्ड है बट काम उनका ग्लोबली चल रहा है? कोई ऐसी कंपनी आप जानते हैं? थोड़ा सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, और अगर आप जानते हैं तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लिखो, और नहीं तो फिर सर्च करके, तो जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होंगे ना, तब उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट राइट नाउ, ठीक है, तो अभी आप जबरदस्ती हो सकता पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम है या जो भी है, आपका मन नहीं है, बट जब आप थोड़ा डेप्थ में जाते हैं ना किसी चीज की, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आता है। तो इसीलिए आप मुझे सर्च करके बताओ। यहाँ पे तो जो नाम लिखा है, चलो एक कंपनी का नाम तो यहाँ लिखा हुआ है टीसीएस, टीसीएस इज एन इंडियन कंपनी, बट आप कोई दूसरी कंपनी टीसीएस के अलावा कोई कंपनी बताना जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है बट इनकी ऑपरेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। ठीक है, देखो फीचर्स पे आते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, बहुत लार्ज साइज कंपनीज होती है, इनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत फंड्स होता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, कंट्रोल जो होता है इनका यूनिटी ऑफ कंट्रोल है, मतलब एक जगह से कंट्रोल होता है। यूनिटी ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल्ड फ्रॉम वन प्लेस, कहां से? जहां पे इनका हेड ऑफिस रहेगा। जैसे टीसीएस, टीसीएस का हेड ऑफिस इंडिया में है, तो वो वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस इंडिया से ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तीन जो पॉइंट है वो किसी भी कंपनी में हो सकता है जिनके पास बहुत पैसे हैं। तो इन कंपनीज के पास बहुत पैसे होते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट रहेगा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर पाएंगे, ये प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकते हैं, पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट एंड केपेबल पीपल को हायर कर सकते हैं, बिकॉज पैसा है इनके पास सैलरी देने के लिए। एंड ये बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव मनी, सो दे कैन गो फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मार्केटिंग, टेलीविजन पे ऐड कर देंगे, न्यूज़पेपर पे ऐड कर देंगे, इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, क्योंकि इनके पास पैसा होता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल कंपनीज में ही, एंड विद दिस द वीडियो विल एंड, वो है टाइप्स, कैसे कैसे आप ग्लोबली काम कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल चीज है, आप एक्सपोर्ट करो, इंडिया में माल बनाओ और पूरे दुनिया में बेचो, तो आपकी वर्ल्ड वाइड काम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वन वे। अच्छा, सेकंड होता है लाइसेंसिंग और एक होता है फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग क्या फर्क है? देखो, लाइसेंसिंग में आप बिजनेस एक जगह कर रहे हैं एंड आपने किसी और को, सपोज स्विट्जरलैंड में, आपने किसी को स्विट्जरलैंड में लाइसेंस दे रखा है आपके नाम से बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, यू आर अ वेरी फेमस ब्रांड, ठीक है, एंड यू हैव गिवन लाइसेंस टू समवन एल्स टू कैरी ऑन बिजनेस देयर। अब वो वहां पे आपके नाम से बिजनेस करेगा, कैसे भी कर सकता है, नाम आपका यूज करेगा, उस आपने उसको लाइसेंस दे दिया है, उसने आपको पैसे दे दिए हैं, तो आपका नाम से वहां पे बिजनेस होगा। ही कैन डू इट द वे ही वांट्स टू डू इट वहां पे। ठीक है, थोड़े रूल्स रहते हैं, वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है। अच्छा, फ्रेंचाइजिंग में क्या होगा? फ्रेंचाइजिंग थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, यहां पे लिखा भी है, फ्रेंचाइजिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस होता है, जैसे डोमिनोज। तो डोमिनोज, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा डोमिनोज का आउटलेट। नाउ टुमारो इफ आई वांट एन आउटलेट ऑफ डोमिनोज, डोमिनोज इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। नाउ सपोज आई वांट अ फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज मुझे लेना है, मुझे फ्रेंचाइजी राइट लेने हैं, तो मैं डोमिनोज का एक आउटलेट अपने शहर में खोलना चाहता हूं, तो क्या मैं उसको ग्रीन कलर कर सकता हूँ क्या? पूरा आउटलेट को ग्रीन कलर में कर सकता हूँ क्या? आई कैन नॉट डू इट। आई हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ डोमिनोज ओनली। जो कलर वो लोग यूज करते हैं अपने आउटलेट का, मुझे वैसे ही कलर यूज करने पड़ेंगे। जैसे टेबल चेयर वो लोग यूज करते हैं, मुझे वैसे ही टेबल चेयर यूज करने पड़ेंगे। जो बाइक वाले को, डिलीवरी वाले को, या अपने स्टाफ को जो कपड़ा वो लोग देते हैं, मुझे वैसे ही कपड़े देने पड़ेंगे। आई कैन नॉट, आई हैव लेस फ्रीडम ओवर हियर। ठीक है, आई कैन जस्ट डू बिजनेस इन देयर नेम, बट आई हैव टू फॉलो ऑल देयर रूल्स। और उनका ब्रांड ट्रस्ट वर्दी है, तो लोग ऐसे ही आएंगे, तो मुझे भी प्रॉफिट होगा उसमें। तो दैट्स व्हाई आई विल डू दैट बिजनेस। लास्ट आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, आप मुझे इसका भी एक बार सर्च करके बताना, मैं आपको एक अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, आप मुझे इस कंपनी का इंटरनेट पे सर्च करना, या आपको पता होगा तो ऐसे ही बता सकते हो, बट आप सर्च करके बताना। ठीक है, तो एक इंडियन कंपनी है और एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, और बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है, कार कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये कंपनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये कंपनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो
आप कैसे मल्टीनेशनल बन सकते हैं? एक ऑप्शन ये है कि आप विदेश में जाओ और वहां पे फैक्ट्री लगाओ और वहां पे फिर आप बिजनेस कंटिन्यू करो। तो फैक्ट्री लगाओ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल का सेटअप करने में टाइम लगेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सेकंड ऑप्शन क्या है? आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी को ढूंढो जो ऑलरेडी काम कर रही है फॉरेन में। तो ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप इसका नाम बताना कि कौन सी कंपनी है, और इंडियन कंपनी का भी नाम बताना कि कौन सी इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी गई और इसने ये ब्रिटिश कंपनी को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कर लिया मतलब मोर देन 50% स्टेक उसमें खरीद लिया। एंड इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि आपने बोथ आर फॉरेन टू ईच अदर, ये दोनों कंपनी अलग अलग कंट्री की है, तो बोथ आर फॉरेन टू ईच अदर। तो इंडियन कंपनी गई और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो ब्रिटिश कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी विल बी, इसका कंट्रोल कहां आ गया? इसका कंट्रोल इनके पास आ गया। सो नाउ आपके पास बना बनाया बिजनेस हो गया। यू डोंट हैव टू गो एंड सेट अप एनी इंडस्ट्री। आपने जमा जमाया बिजनेस किसी का खरीद लिया। तो ये भी एक तरीका है फॉरेन बिजनेस करने का, मल्टीनेशनल बिजनेस करने का, कि आप इंडिया में तो ऑलरेडी कर रहे थे, अब विद दिस एग्रीमेंट आपने फॉरेन में भी कर लिया। ये जो मैंने बताया है ये एक रियल स्टोरी है। आप मुझे सर्च करके बताना कि कौन सी, मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया, आपको हिंट दे दिया कार मैन्युफैक्चरिंग का, कौन सी वो इंडियन कार कंपनी है, या इंडियन, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट कौन सी वो इंडियन कंपनी है जो मोटर व्हीकल्स में है, और उसने ब्रिटिश कंपनी, कौन सी ब्रिटिश कंपनी को या यूरोपियन कंट्री को, कंपनी को परचेस किया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप मुझे लिख कर बताइएगा। तो अच्छा, सिमिलरली वो भी हो सकता है फॉरेन कंपनी भी इंडियन कंपनी को खरीद सकती है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। इंडियन कंपनी भी फॉरेन कंपनी को खरीद सकते हैं, इट कैन वर्क आइदर वेज। तो ये हमारा कंपनी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अगले पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस देखने वाले हैं। आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नोट्स डेफिनेटली प्रिंट आउट कर लेना एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।